रौनक को कानपुर गए 2 दिन हो गए थे और लौटने में 4-5 दिन और लगने की संभावना थी। ये चंद दिन काटने भी कोमल के लिए बहुत मुश्किल हो रहे थे। रौनक के बिना रहने का उसका ये पहला अवसर था। बिस्तर पर पड़े पड़े आखिर कोई करवटें भी कब तक बदलता रहेगा, खींच कर उसे उठना पड़ा था। कोमल ने घड़ी में समय देखा, 9 बज गए थे और सारा घर बिखरा पड़ा था। रौनक को इस तरह के बिखराव से बहुत चिढ़ थी। अगर वह होता तो कोमल को डांटने के बजाय खुद ही सामान सलीके से रखना शुरू कर देता और उसे काम में लगे देखकर कोमल सारा आलस्य भूल कर उठती और स्वयं भी काम में लग जाती। रौनक की याद आते ही कोमल के गालों पर लालिमा छा गई। उसने उठकर घर को संवारना शुरू कर दिया। बिस्तर की चादर उठाई ही थी कि एक बंद लिफाफे पर कोमल की नजर टिक गई। हाथ में उठाकर उसे कुछ क्षणों तक देखती रही। माँ की चिट्ठी थी और पिछले 10 दिन से इसी तरह तकिए के नीचे दबी पड़ी थी। रौनक ने तो कई बार कहा था, खोल कर पढ़ लो, आखिर माँ की ही तो चिट्ठी है। पर कोमल का मन ही नहीं हुआ। वह समझती थी कि पत्र पढ़कर उसे मानसिक तनाव ही होगा। फिर से उस लिफाफे को तकिए के नीचे दबाती हुई वह बिस्तर पर लेट गई और अतीत में विचरण करने लगी। माँ का नाराज होना स्वाभाविक था, परंतु इसमें भी कोई शक नहीं कि वे कोमल को बहुत प्यार करती थी। माँ कहा करती, मेरी कोमल तो परी है। अपनी खूबसूरत बेटी पर उन्हें बड़ा नाज था। पास पड़ोस और रिश्तेदारों में हर तरफ कोमल की सुंदरता के चर्चे थे। सिर्फ सुंदर ही नहीं, वह गुणवती भी थी। माँ ने उसे सिलाई कढ़ाई, चित्रकला और नृत्य की भी शिक्षा दिलाई थी। कोमल के लिए तब से रिश्ते आने लगे थे जब वह बालिग भी नहीं हुई थी। पिताजी सिर्फ कोमल की पढ़ाई की ही चिंता करते, पर माँ का तो सारा ध्यान लड़के की तलाश में लगा था। ये तो अच्छा था कि उसके लिए जो भी रिश्ते आए, उनमें से कोई भी लड़का माँ को पसंद नहीं आया था। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के सामने कोमल की सुंदरता का बखान करते हुए माँ कहती, कुंवारी बेटी छाती पर बोझ होती है और वो अगर सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी हो तो बोझ दोगुना हो जाता है। कोमल के लिए योग्य वर ढूंढना बड़ा कठिन काम है। हम अकेले क्या कर लेंगे, आप भी ध्यान रखिएगा। बार बार माँ के यही कहते रहने से उनकी मुंहबोली बहन सुलभा अपने रिश्ते के एक लड़के का प्रस्ताव कोमल के लिए लाई, लेकिन लड़के का फोटो देखते ही माँ सुलभा पर बरस पड़ी। अरे सुलभा, तेरी आंखों को क्या हो गया है जो मेरी बेटी के लिए काना दूल्हा ढूंढ कर लाई है? काना, ये तू क्या कह रही है? कमला, लड़के की एक आंख दूसरी से थोड़ी छोटी है तो क्या वह काना हो गया? सुलभा मौसी भी चिढ़ गई। और नहीं तो क्या, एक छोटी दूसरी बड़ी, काना नहीं तो और क्या कहूँ? माँ हाथ नचाती बोली, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं, फिर मैं क्यों ब्याहने लगी इससे? माँ का क्रोध दोगुना हो गया था। उस दिन माँ ने सुलभा मौसी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। इस घटना के बाद माँ रिश्तेदारों में इस बात को लेकर मशहूर होती गई कि उन्हें अपनी बेटी की सुंदरता पर बड़ा घमंड है। इसीलिए बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता है, बस लड़के के दोष ही ढूंढ कर निकालती रहती हैं। माँ का तनाव बढ़ रहा था, पर कोमल और पिताजी माँ की पीड़ा से अनभिज्ञ थे। कोमल जल्दी से जल्दी एमए कर लेना चाहती थी। उसे स्वयं भी इस बात का डर था कि अगर माँ को कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो उसकी पढ़ाई पूरी न हो पाएगी। आखिर कोमल की एमए की पढ़ाई भी हो गई, पर माँ अपनी तलाश में असफल ही रही। कोमल नौकरी करना चाहती थी तो पिताजी ने चुपके से उसे इजाजत भी दे दी। उसने आवेदन पत्र भेजने शुरू कर दिए। इस बीच उसके लिए रिश्ते भी आते रहे। अब तो उसकी सुंदरता के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान में रखा जाने लगा, जिससे माँ की परेशानी और बढ़ गई।
जब कोमल के लिए कानपुर के एक कॉलेज से व्याख्याता पद के लिए नियुक्ति पत्र आया तो माँ और पिताजी के बीच जमकर झगड़ा हुआ और अंत में माँ का निर्णयात्मक स्वर उभरा, कोमल नहीं जाएगी। क्यों नहीं? माँ के निर्णय का खंडन करते हुए पिताजी का प्रश्न सुनाई दिया, बेकार सवाल मत कीजिए। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बेटी को अकेली दूसरे शहर जाकर नौकरी करने की इजाज़त नहीं दे सकती, और अगर इसे नौकरी करनी ही है तो यही शहर में करे। कमला, समझने की कोशिश करो। कोमल अब छोटी बच्ची नहीं रही, और फिर अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। तुम यह न समझना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। वो अपना फैसला खुद कर चुकी है और हमें उसके निर्णय में दखलंदाजी का हक नहीं है। पिताजी ने माँ को समझाते हुए कहा, क्यों नहीं है हक? क्या हम उसके कोई? अब माँ का स्वर भीग गया था। कोमल का दिल भर आया। माँ उसकी दुश्मन नहीं थी, पर कोमल भी हाथ आया मौका खोना नहीं चाहती थी। धीरे से उसने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे मत रोको। कोमल के हाथों को अपने कंधों से झटकते हुए माँ पिताजी पर ही बरस पड़ी। देख लीजिएगा, आपकी लाडली हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। दूसरे शहर में कोई रोक टोक न रहेगी, अपनी मनमानी करती फिरेगी। घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो सिर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। माँ अनाप शनाप कहे जा रही थी और पिताजी सिर थामे सोफे पर चुप बैठे थे। कोमल उन्हें अकेला छोड़कर कमरे से निकल गई थी। माँ की लाख कोशिशों के बावजूद पिताजी ने एक बार भी कोमल को जाने से मना नहीं किया। नए शहर, नए माहौल और एक नई व्यस्तता भरी जिंदगी में वो अपने आप को ढालने का प्रयास करने लगी। देखने में कोमल स्वयं एक छात्रा सी लगती थी। अपने से ऊंचे कद के लड़कों को पढ़ाते समय प्राय वह घबरा सी जाती थी। लड़के उसके इसी शांत और डरे से स्वभाव का फायदा उठाकर उसे छेड़ बैठते और तब बेबस कोमल का मन होता कि नौकरी ही छोड़ दे। कभी कभी तो वो अपने आप को बेहद अकेली महसूस करती। कॉलेज के अन्य प्राध्यापकों से वह वैसे भी घुल मिल नहीं पा रही थी, बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। एक दिन कुछ शरारती छात्रों ने कॉलेज से लौट रही कोमल को रास्ते में रोक लिया। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी और लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में जोरों की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में अपने आप को इन लड़कों से घिरा पाकर उसे कंपकंपी छूटने लगी। मैडम, आज आपने जो कुछ पढ़ाया वो हमारी समझ में नहीं आया, कृपया जरा समझा दीजिए, एक छात्र ने उसके समीप आकर कहा। क्यों, कक्षा में क्या करते रहते हैं आप लोग? चेहरे पर क्रोध भरा तनाव लाने का असफल प्रयास करते हुए कोमल ने पूछा। दरअसल मैडम, हम कोशिश तो करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दें, पर आप हैं ही इतनी सुंदर कि पढ़ाई भूलकर बस आपको ही देखे चले जाते हैं, दूसरे छात्र ने कहा, और जैसे ही उसने अपना हाथ कोमल के चेहरे की ओर बढ़ाया, एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। प्रोफेसर रौनक को पास पाकर कोमल को तसल्ली हुई। कल सवेरे आप सब प्रिंसिपल साहब के कक्ष में मुझसे मिलिएगा। अब फूटिए यहाँ से। प्रोफेसर रौनक के धीमे किंतु आदेशात्मक स्वर से सभी छात्र वहां से खिसक गए। कोमल चुपचाप रौनक के साथ चल पड़ी। वैसे कोमल कई बार उनसे मिल चुकी थी, पर ज्यादा बातचीत कभी नहीं हुई थी। कहाँ रहती हैं आप? रौनक ने चलते चलते पूछा। हॉस्टल में, कोमल ने धीमे से कहा। पहले कहाँ थी? जयपुर में। फिर दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। वे चुपचाप चल रहे थे कि रौनक ने कहा, आप में अभी तक आत्मा विश्वास नहीं आया है। आप पढ़ाते समय इतना ज्यादा घबराती हैं कि छात्र छात्राओं पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। जी, मैं जानती हूँ, पर यह मेरा पहला अवसर है। कोई बात नहीं, प्रोफेसर रौनक मुस्कुरा दिए थे।
पर अब ये कोशिश कीजिएगा कि आत्मविश्वास हमेशा बना रहे। वैसे उन छात्रों से मैं निपट लूंगा, अब वे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। कोमल ने एक बार सिर उठाकर उन्हें देखा था। आकर्षक व्यक्तित्व वाले रौनक के सांवले चेहरे का सबसे बड़ा आकर्षण था उनकी लंबी नाक। कोमल प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उस रात कोमल ढंग से सो भी न सकी। लड़कों की शरारत और रौनक की शराफत का ख्याल दिमाग में ऐसे कुलबुलाता रहा कि वो रात भर करवटें ही बदलती रही। उसे लगा कि वो रौनक की मदद को आजीवन भूल न सकेगी। दूसरे दिन कोमल रौनक से मिली तो रौनक के चेहरे पर उस घटना की याद का जैसे कोई चिन्ह ही नहीं था। कोमल के नमस्कार का जवाब देकर वे आगे बढ़ गए थे। धीरे धीरे कोमल का रौनक के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। रौनक ने कभी भी यह जताने की कोशिश नहीं की थी कि कोमल की मदद करके उन्होंने कोई एहसान किया हो। कोमल जब भी रौनक को देखती, अपलक उन्हें देखती रह जाती। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए पाकर रौनक धीरे से मुस्कुरा देते और यही मुस्कुराहट एक तीर सी कोमल के हृदय को भेद जाती। धीरे धीरे कोमल का यह आकर्षण प्रेम बनकर फूटने लगा तो उसने निर्णय लिया कि वो रौनक के सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगी। एक दिन कोमल ने प्रोफेसर रौनक को दोपहर के खाने का आमंत्रण दे दिया। होटल में कोमल रौनक के सामने यही सोचकर झेपी सी बैठी रही कि वो इस बात को कहेगी कैसे। सोचते सोचते वह परेशान सी हो गई। क्या बात है कोमल, रौनक ने बातचीत में पहल की, तुम खामोश क्यों हो? कोमल चुप रही। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या बात है? क्या फिर किसी ने परेशान किया? रौनक ने शरारत और आत्मीयता से भरा प्रश्न किया तो कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम की विवशता और शर्म की खाई के बीच सिर्फ आंसुओं का ही सहारा था, जो शायद उसके प्रेम की गहराई को स्पष्ट कर पाते। वह धीरे से बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, रौनक ने कहा तो सुनकर कोमल चौंक गई। क्या रौनक उसके प्यार को ठुकरा रहा है? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, रौनक ने आगे कहा, पहले जान लो फिर निर्णय लेना। शादी के बाद शायद मैं तुम पर बोझ बन जाऊं, कहते हुए रौनक ने अपनी पैंट को घुटने तक खींच लिया। उसका घुटने से नीचे नकली पैर लगा था। देखते ही कोमल की चीख निकल गई। वह धीरे से बोली, ये कैसे हुआ? सड़क दुर्घटना से। कोमल की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। उसके निर्णय में एकाएक परिवर्तन आया। पल भर में ही उसने सोच लिया कि वो शादी के बाद ही माँ और पिताजी को सूचना देगी। वह जानती थी कि माँ एक अपाहिज को अपने दामाद के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। एक सादे से समारोह में कोमल ने रौनक से विवाह कर लिया। माँ को पत्र लिखने के कुछ ही दिन बाद उनका जवाब आ गया, पर कोमल लिफाफा खोल न सकी। वो सोचने लगी कि माँ का दिल अवश्य ही टूटा होगा और पत्र भी उन्होंने उसे कोसते हुए ही लिखा होगा। कोमल को हमेशा पिताजी का ख्याल आता था। माँ इस घटना के लिए पिताजी को ही जिम्मेदार ठहराती होंगी। पिताजी को भी शायद अब पछतावा ही होता होगा कि कोमल को यहाँ क्यों भेजा। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि नौकरानी की आवाज सुनाई दी तो वह अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। मालकिन, आपकी माताजी आई हैं। माँ, कोमल चौंक गई। कब आई? अभी कुछ देर पहले। नहा रही हैं। कोमल के मन में कई तरह के विचार आने लगे। माँ के आने से उसका मन शंकित हो उठा। न जाने वे क्या सोच कर आई हैं और रौनक के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अचानक उसे लिफाफे का ख्याल आया। दौड़ते हुए गई और तकिए के नीचे दबे लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगी। बेटी कोमल, नहीं जानती कि अगर तूने शादी के पहले मुझे ये बताया होता कि रौनक अपाहिज है तो मैं क्या निर्णय लेती।
पर बाद में पता चला तो थोड़ी सी पीड़ा सिर्फ ये सोचकर हुई कि अपने हाथों से तुझे दुल्हन न बना सकी। धीरे धीरे मैं यह महसूस करने लगी हूँ कि तूने गलत निर्णय नहीं लिया है, बल्कि अपने इस निर्णय से यह साबित कर दिया है कि तू अपनी माँ की तरह शारीरिक सुंदरता को महत्व देने वाली नहीं, वरन हृदय की सुंदरता को पहचानने वाली पारखी है। तेरे निर्णय पर मुझे नाज है। मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। तुम्हारी माँ। कोमल को लगा कि मारे खुशी के वह पागल हो जाएगी। उसी तरह लिफाफे को तकिए के नीचे रखकर वह जोर से स्नानघर का दरवाजा पीटने लगी। जल्दी आओ न माँ, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई हैं। इतनी बड़ी हो गई है पर अभी बचपना नहीं गया। माँ का बुदबुदाता सा स्वर सुनाई दिया। कोमल को लगा कि माँ जल्दी जल्दी से शरीर पर पानी डालने लगी हैं।